नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा। माँ के कंधों पर साड़ी का पल्लू डालते हुए जूही ने कहा, तुम पर तो हर रंग खिल उठता है, मानो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। सिद्धि मुझे यूं ही कंफ्यूज कर रही थी। धानी रंग की पाटली पल्लू साड़ी माँ पर वाकई खूब जच रही थी। जूही माँ को आईने के सामने ले गई और उनके गालों से गाल सटाकर बड़े लाड से बोली, परफेक्ट, लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज जूही को पहली तनख्वाह मिली थी तो अपनी सहेली सिद्धि के साथ जाकर सबसे पहले माँ के लिए तोहफा लिया था उसने। दरवाजे की घंटी बजी और लगातार बजती ही चली गई। आ रही हूँ बाबा। जूही ने लपक कर दरवाज़ा खोला। जैसा कि वो डोरबेल के लगातार बजते रहने से पहले ही समझ चुकी थी, सामने गुंजन खड़ी थी। वो आंधी तूफान सी घर में घुसकर धम से सोफे पर धंस गई। माँ भी धीरे धीरे अपनी बेटियों के पास बाहर ही आ गई। हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती है? तूफान मेल, माँ ने गुंजन से कहा। ओहो, क्या बात है। माँ पर नज़र पड़ते ही गुंजन ने साड़ी की तारीफ की तो जूही ने उसकी तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए कहा, ज़रा तू भी पहन कर दिखा दे। गुंजन ने खुश होकर पूछा, आज कुछ खास है क्या? हाँ, जूही को पहली तनख्वाह मिली है। माँ ने बड़े प्यार से बेटी को देखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी करेंगे। चलो तुम भी तैयार हो जाओ। पहले तू सांस तो ले ले, बता कैसा रहा तेरा दिन? जूही ने बहन के पास बैठते हुए पूछा। गुंजन अपनी गिफ्ट को खोलने में लगी हुई थी। पूछो मत, डांस क्लास के नाम पर मोटी मोटी आंटियों को 30 दिन में पतला होने की गारंटी देकर नचाना रेगिस्तान में फूल खिलाने जैसा है। इतना थक जाती है तो डांस क्लास चलाने को रहने दे, कुछ और काम कर ले, माँ ने कहा। भले ही माँ महती देवी अपनी बेटी को डांसिंग क्लास बंद करने की सलाह दे रही हो, लेकिन अच्छा लगता था उन्हें जब उसे डांस प्रतियोगिताएं जीतने पर ट्रॉफीज मिलती थी। बचपन से वो भी तो डांसिंग स्टार के रूप में नाम कमाना चाहती थी। दरवाजे बंद करके अपने कमरे में घंटों नाचती। भैया भाभी अक्सर उसे चिढ़ाते भी थे, आज तुम ही खाना भी नहीं खाएगी। क्यों भला? उसका तो नटराज तीज का व्रत है ना। और ये सुनकर वो झट से दरवाज़ा खोल देती। भैया बड़े दुलार से अपनी मही को गोद में उठा लेते और कहते, इतना सारा नाचेगी तो मेरी मही थक नहीं जाएगी? नहीं भैया, मैं नाचते हुए कभी नहीं थकती, वो गर्व से कहती। इस पर भाभी उसे फिर से चिढ़ाती, अभी खुद नाच रही है, ससुराल में उन लोगों को नचाएगी। किन लोगों को? ससुराल क्या होता है भाभी? 8 साल की मासूम नहीं जानती थी कि भाभी ठिठोली कर रही है। ठिठोली तो उसके साथ किस्मत ने भी खूब की थी। जन्म देते ही माँ चल बसी तो बाबा ने 16 साल की उम्र में ही भैया की शादी ये सोचकर करवा दी कि भाभी के आ जाने से बिन माँ की बच्ची को ममता का आसरा हो जाएगा। सही सोचा था बाबा ने। भाभी मही को अपनी बेटी जैसा ही दुलार करती थी। भाभी की गोद में मही सत्ता जमा कर बैठ गई। गली मोहल्ले की औरतें भाभी को टोका करती, विष्णु की बहू कब सुनाओगी खुशखबरी? तो भाभी का सपाट सा जवाब होता, हमारी क्या उम्र बीत गई? बाल बच्चे के मामले में ज़्यादा देर करनी ठीक नहीं होती। ऐसा है तो सुन लो चाची, बच्ची तो दे रखी है भगवान ने हमें। भाभी का ये जवाब जब कभी बाबा सुन लेते तो अपने फैसले पर उन्हें बड़ा गर्व होता था। एक दिन बाबा जो सोए तो उठे ही नहीं। भैया भाभी खूब रो रहे थे। बहुत भीड़ जमा हो गई थी। मही को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने रोने धोने के शोर में बाबा सोए ही पड़े थे। उसके बाद बाबा को कहीं ले गए थे सब लोग और फिर वापस नहीं लाए। समय बीतता गया। महती 17 साल की सुंदर युवती बन चुकी थी। नृत्य में दक्षता हासिल कर ली थी उसने। अपने स्कूल के कार्यक्रमों में नृत्य प्रतियोगिताओं में जीते गए इनामों से घर भर गया था उनका। छोटा सा गांव था, सब तरफ उसका खूब गुणगान होने लगा। देखते देखते कुलीन घरों से महती के लिए विवाह प्रस्ताव आने लगे। उन सब में से एक लड़का और उसका परिवार, कारोबार वगैरह भैया को बहुत भा गया और शुभ लगन में अपनी बहन और पुरुषोत्तम का विवाह
खूब धूमधाम से करवा दिया। महती की ससुराल में भरा पूरा परिवार था। परिवार के लोगों के अलावा नौकर चाकरों की भी फौज थी। पुरुषोत्तम के पिता और ताऊजी अपने परिवारों के साथ एक ही हवेली में बहुत प्यार से रहा करते थे। नवविवाहित जोड़े को उनके कमरे में पहुंचाकर जिठानी ने कमरा बाहर से बंद कर दिया। लाज से सिमटी सकुचाई सी महती नजरें नीची किए पलंग के एक छोर पर बैठी हुई थी। पुरुषोत्तम धीरे धीरे उसकी ओर आया और उसके पास बैठ गया। अपनी जेब से एक छोटी सी चांदी की डिबिया उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए। संकोच तो बहुत हुआ, लेकिन पति का मान रखते हुए उसने वो डिबिया ले ली। अपनी सहेलियों से उसने सुन रखा था, पहली मुलाकात की पहली भेंट बहुत खास होती है। खोल कर देखो ना, पुरुषोत्तम बोला। मैती ने ढक्कन खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। उसने सवालिया नज़रों से पति को देखा तो वो हंस पड़ा। बोला, हाँ बस यही तो वो नयन बाण हैं जिनसे मेरा दिल बींध डाला तुमने। महती भी शर्माकर गर्दन को हल्का सा झटकते हुए हंस पड़ी थी। भाभी की सिखाई सारी बातों का ध्यान रखते हुए महती अपनी ससुराल में सभी का बड़ा आदर करती थी। समय बीतते बीतते वो घर भर की ज़रूरत बनती जा रही थी। बस पति को ही उसकी ज़रूरत कभी नहीं महसूस होती थी। जब भी नज़दीकियों के पल आते तो वो वहाँ से उठकर चला जाता। महती समझ गई, पुरुषोत्तम का दिल उस चांदी की डिबिया की तरह बिल्कुल खाली था। सुबह सुबह सासू माँ कहती, बहू पूजा की थाली लगा देना। ससुर जी नौकर जुगनू को आवाज़ लगाते और डांट कर कहते, हट जा, मेरी चाय तो बहू ही बनाएगी। भाभी मेरा सूट सही नहीं सिला इस बार, अगली बार से तुम ही बनाना, इकलौती ननंद कहती। ताऊजी भी काले चश्मे के पीछे एक आस लगाए महती को आवाज़ लगाते, बिटिया माँ सरस्वती का वास है तुम्हारी आवाज़ में, जरा तुलसीदास का भजन सुना दो ना। वो गाने लगती तो ताऊजी बंद आंखों से ही राम और सीता के दर्शन कर लेते। जुगनू और निमकी भी महती के आ जाने से बहुत खुश रहने लगे थे, क्योंकि अब घर जाने के लिए छुट्टी आसानी से मांग लेते थे। एक दिन ताई जी अपने 1.5 साल के पोते को महती की गोद में देते हुए बोली, सारे गुण ठीक हैं, पर औरत का सबसे बड़ा गुण होता है वंश चलाना। 2 साल हो गए ब्याह को, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ, पर इसे भोगने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उनकी बहू सरोज भाभी भी उनके सुर में सुर मिलाकर बोली, मुन्ना चाची से अपने साथ खेलने वाला भाई मंगा ले। माँ कहाँ खो गई, देखो ना जूही की लाई हुई ड्रेस मुझ पे कितनी अच्छी लग रही है। उससे ये भी तो पूछ ले कि अपने लिए क्या लाई। जल्दी क्या है, मेरे पास अभी बहुत ड्रेसेस हैं, फिर यूनिफॉर्म ही पहननी होती है। ये क्यों नहीं कहती कि सारे पैसे माँ और छोटी बहन पर खर्च कर डाले। माँ ने मीठी झिड़की दी तो जूही वहाँ से खिसक ली। गुंजन अपने ड्रेस के मैचिंग टॉप्स पहन रही थी। कितनी मेहनती और गुणी लड़की है ये। डांस के लिए उसका लगाव देखकर कौन कहेगा कि ये महती की अपनी बेटी नहीं। वही जुनून है जो किसी समय महती पर हावी था। उन दिनों नई गृहस्थी के कामकाज और परिवार के लोगों की सेवा से वक्त ही नहीं मिलता था। तीज त्योहारों पर भैया भाभी उसे मायके लिवा ले जाने को आते तो ये कहकर कि यही तो दिन है मियाँ बीबी के बीच लगाव बढ़ाने के, कभी मायके भी नहीं भेजा गया। लेकिन पुरुषोत्तम को उससे लगाव हुआ ही कहाँ था। इतने दिनों से तो वो अपने कमरे में सोने भी नहीं आता था। काम का बहाना करके बही खातों में ही सिर घुसाए रहता था। लेकिन घर के हर सदस्य की नज़रों में सवाल अब तैरने लगा था, कब दोगी खुशखबरी। धीरे धीरे वो उदास रहने लगी। किसी चीज़ में भी उसका मन नहीं लगता था। वो सोचती, क्या करूं, कहीं इनके जीवन में कोई और तो नहीं। महती के मन की उलझनें बढ़ती ही जा रही थी। भाभी तुम्हारी गुलाबी साड़ी चाहिए। अच्छा कहकर वो अलमारी में टंगी साड़ियाँ एक एक करके उसे दिखाने लगी। तभी वहाँ सास आ गई। अपनी बेटी से बोली, सहेली की शादी में अपनी भाभी को भी ले जा, इसका मन भी बहल जाएगा
और तुझे अकेले भेजने की हम लोगों को चिंता भी नहीं रहेगी। शादी की रौनक में महती को बहुत अच्छा लग रहा था। महिला संगीत चल रहा था। कहते हैं ना, बोलने वाले की जुबान और नाचने वाले के पैर अनुकूल माहौल पाकर चलने ही लगते हैं। अपनी भाभी को इस तरह नाचते हुए ननन ने पहले कभी नहीं देखा था। सभी ने महती की बहुत तारीफें की। महती अपने कमरे में गहने उतारकर वापस डिब्बे में रख रही थी। धड़ाक की आवाज से दरवाजा खुला और गरजता हुआ पुरुषोत्तम कमरे में घुस आया। आज कई महीनों के बाद पति को कमरे में आया देखकर वो खुश हो पाती, इससे पहले ही गुस्से से पागल हुए पुरुषोत्तम ने तड़ातड़ उसके पैरों पर चाबुक मारने शुरू कर दिए। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन इतने बड़े परिवार में से कोई उसे बचाने नहीं आया। इतना ही शौक है मटकने का तो चली जा किसी नौटंकी में। चाबुक थक कर 2 टुकड़े हो गया, लेकिन पति का गुस्सा कम नहीं हुआ। जूतों से ठोकर मारकर उसे हवेली के बाहर ठेल दिया। निमकी, जरा देख तो, जिंदा हो तो इसे इसके मायके पटक दे और मर गई हो तो शमशान दफनाया। मेरा घर नाचने वालियों के लिए नहीं है, ये ससुर साहब का आदेश था। पिछली रात ही भाभी ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। भैया अस्पताल में भाभी के पास ही थे। दोनों बच्चियां बिल्कुल स्वस्थ और बहुत प्यारी थी। भैया की आंखों से खुशी छलक रही। उन्होंने मुस्कुराकर नर्स के हाथों में शगुन पकड़ाया और अपनी परियों को अपनी बाहों में ले लिया। शादी के 16 साल बाद उन्हें तो अभी तक ये सब एक सपना ही लग रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो काफी कमजोर लग रही थी। डॉक्टर ने उन्हें अभी आराम की ही सलाह दी थी और कुछ दिन तक अस्पताल में ही रखने के लिए कहा था। अरे महती बिटिया, दिन के उजाले में उधर से गुजर रहे दूध वाले रामजी लाल ने उसे पहचान लिया था। तुरंत भैया को फोन किया, पूरी हालत जस की तस बयान कर दी। भैया की आंखों में खून उतर आया। अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती कराया और पहुंच गए महती के ससुराल। पुरुषोत्तम, घायल शेर की सी दहाड़ लगाकर भैया बोले थे। अपनी करतूत पर बजाय शर्मिंदा होकर माफी मांगने के वो उल्टा भैया पर ही ऐंठने लगा। क्या संस्कारी लोग हो तुम भी। बड़े खानदान में ब्याहने से पहले यहाँ के तौर तरीके भी तो सिखा देते। दोनों पक्षों में खूब बहस, हाथापाई, यहाँ तक कि गोलियां भी चली। पुलिस आ पहुंची। पैसा बहुत बलवान होता है। पुरुषोत्तम बेदाग छूट गया। भैया को जेल में डाल दिया गया। जो लोग उनके पक्ष की बात कर रहे थे उनको भी डंडे के जोर पर चुप करा दिया गया। जब महती को इस सब के बारे में पता चला तो वो अपनी हालत को भूलकर भैया को छुड़ाने तुरंत ही थाने में पहुंची। लेकिन थानेदार ने बहुत भद्दे लहजे में महती से बात की। उसे सुनकर भैया ने थानेदार को खरी खोटी सुना दी, तो उसके इशारे पर सहायक पुलिसियों ने महती के सामने ही भैया पर ताबड़तोड़ लात और घूंसे की बरसात कर दी। खूब रोई थी महती, खूब मिन्नतें की, लेकिन उन लोगों के हाथ पैर तब तक चलते रहे जब तक भैया की सांसें न रुक गई। भैया का निष्प्राण शरीर महती के सामने पड़ा था और वो पागलों की तरह भैया उठो, उठो ना भैया कहे जा रही थी। रात हुई। रात से अगली सुबह और फिर शाम। थानेदारों की ड्यूटी बदलती रही, पर महती पत्थर बनी वहीं बैठी रही। बदबू के मारे यहाँ बैठना मुहाल है, बॉडी को डिस्पोज करवाओ गोखले, थानेदार ने अपने सहायक को आदेश दिया। 2 पुलिसिए आगे बढ़े तो महती ने दहाड़ कर कहा, कोई मेरे भैया को हाथ नहीं लगाएगा। जाने क्या था उसकी आवाज में। सब जड़ हो गए। उनकी हिम्मत न पड़ी। महती की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने उन सब की तरफ यूं देखा मानो भस्म कर देगी। माँ, भूख लग रही है, जूही का स्वर उभरा। ठहर जा, कपड़े बदल कर आती हूँ। आवाज में कुछ ऐसा था मानो कह रही हो, अभी अतीत को श्रद्धांजलि दे रही हूँ। माँ, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही, जूही ने पूछा। हाँ, आजकल माँ कुछ खोई खोई सी रहती है ना, गुंजन ने भी कई बार गौर किया था। कुछ बात है तो बताओ ना माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों अब इस काबिल हो गई हो, एक सच जो वक्त की रेत में कहीं दब गया था, आज तुम्हें सौंप दूँ। मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी। गुंजन और जूही को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो महती का मुंह ताकने लगी। उनकी मनोदशा महती अच्छी तरह समझ रही थी। बोली, मुझे तो बांझ और नाचने वाली का ठप्पा लगाकर पति ने घर से बाहर फेंक दिया था। उसे बहन के साथ बदसलूकी करने की सज़ा देना चाहते थे मेरे भाई और तुम्हारे पिता विष्णु प्रताप सिंह, लेकिन अपने पैसे के बलबूते पर मेरे ससुर ने अपने बेटे को तो छुड़ा लिया और मेरे भाई की हत्या करवा दी। गुंजन और जूही के हलक सूख रहे थे, दिमाग चकरा रहा था, पूरे शरीर में कपकपी सी महसूस हो रही थी। वो एकटक महती को देखे जा रही थी। महती ने आगे कहना शुरू किया, भाई के बारे में भाभी को कुछ भी नहीं बताया मैंने। रातों रात तुम दोनों के साथ भाभी को लेकर गांव छोड़ देने का फैसला मन ही मन कर चुकी थी मैं, लेकिन गांव का मामला, छोटी से छोटी खबर भी आग की तरह फैलती थी, तो इस महासर्वनाश की बात कैसे भाभी तक ना पहुंचती। अभी प्रसव की कमजोरी से उबर भी ना पाई थी कि इतना बड़ा झटका वो सह ना सकी। तुम दोनों को मुझे सौंप कर चल बसी। और कातिलों को सजा नहीं दिलवाई तुमने? जूही ने उफन कर पूछा। पूरे परिवार को बर्बाद करने वालों को तो फांसी होनी चाहिए। गुंजन का खून भी खौल रहा था। भगवान का न्याय बिल्कुल खरा होता है। तुम्हें पता है, कुदरत में ये सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सुनने में आया था कि व्यापार में इतना भारी घाटा हुआ कि हवेली, दुकान, काठ गोदाम, गहने, नकदी, कुछ भी नहीं बचा। दिल का दौरा पड़कर ससुर साहब की मौत हो गई और सास को फालिस पड़ गया। सुना है कि मेरा पति और उसका भाई लेनदारों से छुपते छुपाते फिर रहे हैं। गुंजन और जूही महती के इर्द गिर्द लेटी थी, आंखें झरती ही जा रही थी। गुंजन ने पूछ ही लिया, डांस की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर भी मुझे क्यों सिखाया? नृत्य एक साधना है, इसे वो लोग क्या समझते। मेरी जिंदगी तो तुम जैसी परियों को पाकर आबाद हुई है। भावनाओं का तूफान आ जा रहा था, पता नहीं कब आंख लग गई। अलार्म बजा तो महती ने जूही को हिलाया। जल्दी जल्दी रोजमर्रा के आवश्यक काम निपटाकर अपनी खाकी वर्दी पहनी। बाहर जीप हॉर्न दे रही थी। अरे बेटा, नाश्ता? माँ पुकारती रह गई। पैरों में जूते फंसाकर फटाफट दरवाजे से बाहर निकल आई। जीप में बैठती हुई बोली, गुंजन के हाथ भिजवा देना माँ। मैडम जी, क्या आज बहुत हड़बड़ी में तैयार हुई हो? गाड़ी ड्राइव करते हुए सखाराम ने पूछ लिया तो जूही ने उसे घूर कर देखा और बोली, बूट पॉलिश के लिए कहीं रोक देना प्लीज़। इतनी सुबह कहाँ बैठते हैं बूट पॉलिश वाले? सखाराम को हर बात में अपनी सलाह देने की बुरी आदत थी। कुछ दूर तक जीप दौड़ाने के बाद एक बूट पॉलिश वाला दिखाई दे ही गया। जूही अपने जूते पॉलिश करवाने लगी। ये क्या मरे मरे हाथ चला रहा है? खाना नहीं खाया क्या? नहीं साहब, 2 दिन से नहीं खाया। नया आया है क्या इधर? हाँ साहब। क्या नाम है तेरा? पुरुषोत्तम। जूही ने अपने वॉलेट से निकालकर कुछ पैसे उसे दे दिए और बोली, खाना खा लेना। तो ये थी कहानी प्राण प्रतिष्ठा। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कुदरत का इंसाफ बिल्कुल खरा होता है? धन्यवाद।